जी, तो हम लोग ये देख रहे थे कि ये फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड और फॉस्फोडाइईस्टर रिंग एटीपी पे किस तरह से एनर्जी जो है वो सेव स्टोर होती है और एटीपी से हमें एनर्जी मिलती किस तरह है। तो उसको देखने के लिए हमें बायोएनर्जेटिक्स को समझने के लिए हमें इम्पोर्टेंट है समझना कि हमें पता हो कि एटीपी क्या होता है। तो एटीपी हमें आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसमें एक राइबोज शुगर होती है, एक एडेनिन होता है और 3 फॉस्फेट एटम होते हैं। ठीक, तो अब ये फॉस्फेट एटम जो होते हैं, 2 फॉस्फेट एटम एक दूसरे के साथ फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड से अटैच होते हैं। और ये फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड कहाँ बनता है? एक फॉस्फेट एटम के ऑक्सीजन और दूसरे फॉस्फेट एटम के एक दूसरा फॉस्फेट एटम का जो एक फॉस्फोराइल ग्रुप होता है उसके बीच में बनता है। ठीक है, और फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड कहाँ होता है? एक फॉस्फोराइल, जो फॉस्फोराइल एटम होता है उसकी फॉस्फेट और ऑक्सीजन के बीच में फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड होता है। तो एक्चुअली जो एनर्जी रिलीज होती है एटीपी मॉलिक्यूल से, वो इस फॉस्फो एनहाइड्राइड और फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से और इसकी हाइड्रोलिसिस की वजह से रिलीज होती है। ठीक है, जो हम यूज करते हैं टू परफॉर्म आवर एवरीडे वर्क। So this is all the bioenergetics. ठीक है, इस बायोएनर्जेटिक्स में एक्चुअली हमें क्या पढ़ना है कि किस तरह से एनर्जी सिंथेसाइज होती है हमारी बॉडी में बाय दी डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज। मैम मैंने मैसेज कर दिया और लिंक भी शेयर कर दिया है, अब हाँ देखें। मैम, ठीक है, हम लोग अभी शुरू कर लेते हैं। जो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में कर दिया है। हेलो मैम मैं तो मॉर्निंग की हूँ, तो मैंने तो मॉर्निंग के ग्रुप में शेयर किया, इवनिंग का तो मुझे पता ही नहीं है, तो वो सीआर कर देंगे, जीआर जो भी होंगे। हाँ ये अच्छा, आप ऐसा करें, अब्दुल मोइस का नंबर है आपके पास? अब्दुल मोइस का नंबर दे दे मुझे जरा। तो वो इतनी स्टूडेंट के पास एक और। हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस मेरी मैम। आवाज आ रही है किसी को? हम लोग अभी शुरू कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी भी हम लोग बहुत लेट हो गए हैं। और इसके बाद आप लोग की कोई क्लास है? हेलो। नो मैम, हमारी कोई क्लास नहीं है शायद। अच्छा चलिए, फिर स्टूडेंट को आराम से आने दे। अच्छा, हम लोग यहाँ पर शुरू कर देते हैं यहीं से। अब किसी के पास है मोइस का नंबर तो काइंडली मुझे मोइस का नंबर दें। मेरे सारे नंबर ना व्हाट्सएप में निकल गए, वो व्हाट्सएप मेरा खराब हो गया है अभी। 4 स्टूडेंट तो आ गए। हेलो हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?
हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। अच्छा, हमने इस वीक में 3 लेक्चर्स पढ़े थे जो कि हमारा पार्ट था किसका, अमाइनो एसिड प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म के 3 लेक्चर थे। प्रोटीन की टॉपिक पे हमारे 3 लेक्चर थे जो हमने इस वीक में पढ़ने थे। एक था अमाइनो एसिड की कैटाबॉलिज्म, एक था जिसमें हमने यूरिया साइकिल पढ़ा था, और एक था हीम पोरफायरिन कंपाउंड की कैटाबॉलिज्म एंड बायोसिंथेसिस, और एक था हमारा बायो एनर्जेटिक्स। तो सबसे पहले हम अभी यहाँ पर बायो एनर्जेटिक्स कंप्लीट कर लेते हैं। बायोएनर्जेटिक्स क्या होता है? बायोएनर्जेटिक्स इज द synthesis of energy, you can say, in the form of ATP, where different means study of the synthesis of ATP or energy uh, that synthesized during different pathways। तो जो डिफरेंट पाथवेज में एनर्जी सिंथेसाइज होती है, मेटाबॉलिक पाथवेज में एनर्जी सिंथेसाइज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, तो हमने डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे पढ़ चुके हैं, प्रोटीन, अमाइनो एसिड और लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की कैटाबॉलिज्म के डिफरेंट हम पाथवेज पढ़ चुके हैं। उन पाथवेज में फॉर एग्जांपल हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था कि इन दी एंड ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है, एक्चुअली इसकी स्टडी को हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, तो अब आपको बायो एनर्जेटिक्स में सबसे पहले सिर्फ ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बायो एनर्जेटिक्स में आपको सिर्फ ये याद रखना है, बायो एनर्जेटिक्स इज नॉट मीन्स डिफिकल्ट, एनीथिंग डिफिकल्ट। सारे आप लोगों को पाथवे पढ़ने के बाद जो है मैंने पढ़ाया है बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स का मतलब ये है कि हमने जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज पढ़े हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की और लिपिड की मेटाबॉलिज्म के, उसमें हमने देखा है कि जो एटीपी प्रोड्यूस हो रही है ना, तो उस एटीपी की जो सिंथेसिस है उसको हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स। ये एटीपी कैसे सिंथेसाइज हुई है डिफरेंट पाथवे में, मारिया बताएं किस तरह से। आप हम लोगों ने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस, उसमें हमने देखा था ना एनर्जी सिंथेसाइज हुई इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हेलो हेलो, क्या होता है जब डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं तो जो एडीपी होता है, ठीक है, एनर्जी सिंथेसाइज होती है एडीपी से। एडीपी क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, और जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट किस तरह सिंथेसाइज होता है डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस में? होता यह है कि डिफरेंट ड्यूरिंग डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस डिफरेंट एंजाइम टेक पार्ट करते हैं जो कि फॉस्फेट ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से लेके एडीपी पे ट्रांसफर कर देते हैं। वो सारे सबस्ट्रेट जिनके पास फॉस्फेट ग्रुप होता है, या वो सारे मीन्स दूसरे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल अनदर एटीपी, वहां से एक फॉस्फेट ग्रुप हो जाता है एडीपी पे ट्रांसफर, और एक एडीपी कन्वर्ट हो जाता है एटीपी पे। ठीक है, तो ये जो एटीपी होता है ये हमारा हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है जो कि सिंथेसाइज होता है डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। और ये बायो एनर्जेटिक्स में हम क्या करते हैं, डिफरेंट रिएक्शंस जो हैं एक्सर्गोनिक होते हैं, डिफरेंट एंडरगोनिक होते हैं। तो ये एटीपी जो सिंथेसाइज होता है एक्सर्गोनिक रिएक्शंस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोराइल ग्रुप होती है, और पीआई होती है, पीआई पीआई जो कि वन ऑफ दी यू कैन से ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो ये जो पीआई है ये एडीपी में ऐड हो जाता है आफ्टर दी एक्सर्गोनिक रिएक्शन। ठीक है, और कैटाबॉलिक रिएक्शन, और क्या होता है, और सेलुलर रेस्पिरेशन, और क्या होता है, ये एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एटीपी क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है ड्यूरिंग ड्यूरिंग एंडरगोनिक रिएक्शन। ठीक है, और ड्यूरिंग एनाबॉलिक रिएक्शन, और ये एटीपी क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है और एडीपी में और एनर्जी को देता है। तो एक्चुअली ये जो बायो एनर्जेटिक्स है वो दिस इज अबाउट हाउ दी एनर्जी इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम हाई एनर्जी फॉस्फेट मॉलिक्यूल। और हाई एनर्जी फॉस्फेट मॉलिक्यूल से एनर्जी किस तरह रिलीज होती है, बाय दी हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉस्फोडाइस्टर, और बाय दी हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉस्फोडाइस्टर और फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड।
तो ये सारा था हमारा इसके बारे में किस तरह से एनर्जी जो है बायोएनर्जेटिक्स में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और अब हम लेक्चर हम कर रहे मैम हैं जी। मैम स्क्रीन शेयर कर दें आप। अच्छा एक सेकंड, पहले हम ये तीनों लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी, अगर इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले, और उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूंगी कि किस तरह से हम ये पाथवेज को हम किस तरह से किसी स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि ये किस तरह से हम वो करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्टी थी, इसको हम वो कर लेंगे। अच्छा एक सेकंड, हो रही है स्क्रीन क्लियर? नो मैम, यस मैम हो रही है। हाँ, अब ये देखिए हम यूरिया के सबसे पहले आप लोग ये देख लें, यूरिया साइकिल में मैंने आप लोगों को दो वो पढ़ाए थे, अच्छा यूरिया साइकिल में मैंने आप लोगों को दो मैंने बताए थे। यूरिया साइकिल से पहले अमाइनो एसिड की जो कैटाबॉलिज्म होती है यूरिया साइकिल से पहले, ठीक है, तो वो दो मैंने बताए थे रिएक्शन, कौन कौन से थे वो? ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन एंड ऑक्सीडेटिव ट्रांसअमाइनेशन, दो थे ना, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग ये देखिए कि बायोएनर्जेटिक्स क्या है। बायोएनर्जेटिक्स एक्चुअली क्या है, हाउ एनर्जी सिंथेसाइज ड्यूरिंग डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो ये जो डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन जो एनर्जी सिंथेसाइज होती है, इसको हम कहते हैं, उसकी स्टडी को कहते हैं हम बायोएनर्जेटिक्स। ठीक है, तो ये एनर्जी ड्यूरिंग डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन कैसे सिंथेसाइज होती है और कहाँ पर मीन्स इन व्हाट फॉर्म इट सिंथेसाइज, और ये कहाँ स्टोर होती है, ये किस फॉर्म में सिंथेसाइज होती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एटीपी का मॉलिक्यूल है। एटीपी क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, इसमें मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इसमें एक एडिनोसिन एक बेस होती है, बेस होता है, ठीक है, जिसको जो एडिनिन कितने बेस होते हैं डीएनए के, कोई मुझे बताए, डीएनए का चैप्टर पढ़ा है आप लोगों ने? नो मैम अभी। डीएनए का आप लोगों का इम्पोर्टेंट था, चले खैर, चार बेसिस होते हैं, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनोसिन। ठीक है, तो कोई भी एक बेस होता है एटीपी में, और उसके पास जो है एक राइबोज शुगर होती है, और तीन जो है फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं आप लोग को स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, ये तीन फॉस्फेट ग्रुप जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ वाया फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड ज्वाइन होते हैं। ठीक है, तो फॉस्फेट ग्रुप जो ज्वाइन होते हैं एक दूसरे से वाया फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड ज्वाइन होते हैं, और ये एक फॉस्फेट के अंदर जो फॉस्फेट और ऑक्सीजन एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं वो फास्फो ईस्टर बॉन्ड के जरिए होते हैं। ठीक है, ये आपको डिफरेंस याद रखना है, फॉस्फो एनहाइड्राइड और फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड में क्या फर्क है। तो ये जो तीन फॉस्फेट एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं, ये फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड से होते हैं। और फॉस्फेट और फॉस्फोराइल में क्या डिफरेंस है ये भी याद रखना है। फॉस्फेट क्या होता है, एक सी एटम बीच में होता है, फॉस्फेट बीच में, फॉस्फेट क्या होता है, इसमें एक फॉस्फोरस एटम होता है बीच में, और इससे चार ऑक्सीजन एटम ज्वाइन होते हैं, तो इसे फॉस्फेट ग्रुप कहते हैं। लेकिन अगर एक फॉस्फोरस एटम के साथ तीन ऑक्सीजन ज्वाइन हो, ठीक है, एक नहीं हो, तो उसको कहते हैं फॉस्फोराइल ग्रुप। ठीक है, तो फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, एटीपी में तीन फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, ठीक है, जो कि फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं। तो क्या होता है, जब डिफरेंट कैटाबॉलिक पाथवेज होते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्चुअली ये फॉस्फेट फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड जो होता है, इसकी हाइड्रोलिसिस होती है। ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। एक्चुअली इस एटीपी मॉलिक्यूल में एनर्जी कंजर्व होती है इन दी फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। ठीक है, और इसके हाइड्रोलिसिस की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। तो जब ये हाइड्रोलिसिस हो जाती है फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड की, फॉर एग्जांपल ये तीन फॉस्फेट ग्रुप है, इनमें से दो, एक बॉन्ड टूट गया बीच में से, सही है, और ये फॉस्फोराइल ग्रुप रिमूव हो गया, तो ये क्या बचेगा फिर, मुझे कोई बताए क्या बचेगा फिर, ये अगर एक बॉन्ड इसमें से टूट जाएगा फॉस्फेट में से, एटीपी में से
ठीक है, एटीपी में से एक फॉस्फोराइल ग्रुप रिमूव हो गया तो क्या बचा? हाँ एडीपी एडीपी। हाँ, रियली वेरी गुड। एडीपी बचेगा ना, तो एडीपी जो हमारे पास है, एडीपी जो है उसके पास लेस एनर्जी है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू एटीपी। उसकी वजह यह है कि एटीपी के पास दो फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड है, ठीक है, तो एनर्जी जो है वो दो बॉन्डों की मिकदार के बराबर है। लेकिन जब हमारे पास एटीपी बचेगा तो इसका मतलब है उसमें सिर्फ एक फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड होगा, जो कि दो फॉस्फेट ग्रुप के बीच में होगा। इसलिए एटीपी में कम एनर्जी होती है, एटीपी में ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। और बस आपको ये याद रखना है कि बायोएनर्जेटिक्स क्या है। बायोएनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ एनर्जी सिंथेसाइज ड्यूरिंग डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस, और इन डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन स्पेशली एनाबॉलिक रिएक्शंस। एनाबॉलिक रिएक्शंस में एटीपी बनता है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस में एटीपी ब्रेक डाउन होती है और एनर्जी रिलीज होती है। तो जितने भी बायो एनर्जेटिक रिएक्शंस हैं उनमें एनर्जी रिलीज और एनर्जी स्टोर बॉडी में किस फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और एटीपी में भी कहाँ एनर्जी होती है? इन दी फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी जो हमने पढ़ ली, इसमें जो एक कंफ्यूजन थी वो क्लियर कर लिया। अब है हमारा लेक्चर नंबर, अभी हमने 15 कंप्लीट करा है, अब ये 13 है, फिर उसके बाद हम 12 पे जाएंगे। अब 13 में ये इम्पोर्टेंट है समझना कि यूरिया साइकिल के बारे में हमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ पर वो कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, आप लोग सब सुन लें, किसी ने मुझसे पूछा था कि मैडम ये बहुत सारी साइकिल्स हैं तो हमें इसको याद किस तरह करें, या हम लेक्चर्स को पढ़ेंगे किस तरह। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को कुछ नहीं करना, हर लेक्चर में मैंने जो एक आपको बताया हुआ है, क्या कहते हैं एक मैंने हर लेक्चर में आपको किस तरह की स्लाइड दिखाई है जो कि ओवरऑल साइकिल बता रही है। आपको सिर्फ ये करना है, ये साइकिल खोलना है, चाहे आप अपने हार्ड कॉपी में से खोल लें लेक्चर की, अम, या स्लाइड पे से पावर पॉइंट पे से खोल लें, ठीक है। इसको आपको खोल के सामने रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी यूरिया साइकिल पढ़ रहे हैं और हमें यूरिया साइकिल समझना है, तो उसमें आपको इम्पोर्टेंट क्या समझना है, आपको हर स्लाइड में, क्योंकि ये सारे मेटाबॉलिक पाथवेज हैं और ये बहुत मुश्किल है, और बुक में से अगर आप लोग डायरेक्टली जाके पढ़ेंगे तो आपको कभी समझ नहीं आएंगे। तो इसको समझने का बहुत आसान तरीका है, आप लोग भी सीख लें और सारे स्टूडेंट को भी कम्युनिकेट कर दें, क्योंकि आज स्टूडेंट कम है यहाँ। आपको सिर्फ क्या करना है, जो आपकी पावर पॉइंट है उसको कंप्यूटर पे खोलना है, और हर उसमें जो मैंने एक मेजर मेन डायग्राम दी हुई है जिसमें पूरी साइकिल बताई है, या हमने जब डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पढ़ा है तो वहाँ पर एक मैंने डायग्राम दी हुई है जिसमें सारे स्टेप्स बताए हैं, ठीक ठीक है। तो वो मेन डायग्राम को आपको पीपीटी पे खोलना है सामने, और मेरा लेक्चर सुनना है, ठीक है। और जो मैं लेक्चर में बताते जा रही हूँ वो इस तरह आप लोगों को इस मेन डायग्राम में देखते जाना है, ठीक है। तो वो पूरा जो कुछ मैंने आपको यूट्यूब के लेक्चर में बताया है ना, वो पूरा साइकिल के बारे में बताया है। आप ये साइकिल को आप पीपीटी से देखेंगे और लेक्चर आप सुनेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगा, और डोंट नीड टू बी वरी अबाउट मिस एनीथिंग। जो कुछ लेक्चर में है, जो कुछ मैंने पीपीटी में दिया है वही होगा, और उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा। वो पढ़ लेंगे आप तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, और एक्स्ट्रा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हर लेक्चर के एंड में मैंने एक लिंक दिया हुआ है आपको, ठीक है। जैसे इस लेक्चर में देखिए ये एक लिंक है, तो ये लिंक वही है जहाँ से मैंने ये वाला साइकिल की पिक्चर उठाई है। तो उस लिंक में वही कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है। उस लिंक को अगर आप गूगल पे खोलेंगे तो उस लिंक में वही कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है जो मैंने इस पीपीटी में बताया है। तो बस मेन पढ़ने का तरीका यह है, आपको जितने भी अभी तक मैंने लेक्चर बताए हैं उसमें सिर्फ आपको पीपीटी खोलना है, पीपीटी में अपनी मेन डायग्राम खोलना है। वो पीपीटी में जो कुछ लिखा हुआ है वो बाद में पढ़ना है, लेकिन पहले मेन डायग्राम खोलना है और मेरा लेक्चर सुनना है, ठीक है। मेरे लेक्चर को सुन सुन के ये पिक्चर देखते जाना है, बस ये आप कर लेंगे आपको पूरा याद हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, हमने यूरिया साइकिल अब कंप्लीट करना है। मुझे ये एक सेकंड में किसी से पूछती हूँ, फरहाना ये बताइए कि यूरिया साइकिल में मैंने दो रिएक्शंस बताए थे अमाइनो एसिड की कैटाबॉलिज्म में, उसके दो रिएक्शन बताए थे, वो कौन कौन से थे जिससे अमाइनो एसिड कैटाबोलाइज होता है? कौन कौन से रिएक्शन थे वो?
फरहाना बताइए, मारिया या आप बताइए। हेलो हेलो मिसबा, किसी को मेरी आवाज आ रही है? अमाइनो एसिड की कैटाबॉलिज्म में हमने दो रिएक्शन पढ़े थे, एक ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन का और एक ऑक्सीडेटिव ट्रांसअमाइनेशन का। हमने ये यूरिया साइकिल कहाँ से आ गया, इसलिए मैं यहाँ पर सबको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी। यूरिया साइकिल कहाँ से आ गया? एक्चुअली यूरिया साइकिल के थ्रू अमीनो जो एसिड का अमाइन ग्रुप है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म। हमने अमाइनो एसिड को कहाँ से पढ़ना शुरू किया था? फ्रॉम द प्रोटीन। अमाइनो एसिड कहाँ से आया था? प्रोटीन से आया था ना। प्रोटीन की डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पड़ी थी पहले। प्रोटीन जो होती है वो डाइजेस्ट होती है, फिर एब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड। फिर अमाइनो एसिड की कैटाबॉलिज्म हो जाती है, जो कि हमने पहले वाले लेक्चर में अपना पढ़ा था। अब कैटाबॉलिज्म में हमने क्या पढ़ा था कि दो चीजें होती हैं, या तो ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन होती है या ऑक्सीडेटिव ट्रांसअमाइनेशन होती है। ट्रांसअमाइनेशन में क्या होता है कि अमाइन ग्रुप जो है अदर कीटो एसिड पर ट्रांसफर हो जाता है, और देन डिफरेंट साइकिल्स में मीन्स डिफरेंट साइकिल में एंटर हो जाता है। फॉर एग्जांपल टीसीए साइकिल। अगर टीसीए साइकिल में अमाइनो एसिड का अमाइन ग्रुप ऐड ट्रांसफर होता है तो क्या होता है? टीसीए साइकिल के में एक टीसीए साइकिल का एक इंटरमीडिएट है अल्फा कीटो ग्लूटरेट, उसपे जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। अल्फा कीटो ग्लूटरेट से ट्रांसफर होने के बाद क्या होता है? वो गोइंग थ्रू डिफरेंट मीन्स साइकिल, टीसीए साइकिल के डिफरेंट रिएक्शन से गो थ्रू होता है, और अगेन वो ग्लाइकोलाइसिस में भी जा सकता है, इस तरह वो एटीपी में भी कन्वर्ट हो सकता है, और वो डिफरेंट अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज करने में भी यूज हो सकता है। ठीक है, एक ये था ऑक्सीडेटिव ट्रांसअमाइनेशन। ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन में क्या था कि अमाइनो ग्रुप का जो अमाइन है, ठीक है, वो रिमूव हो जाता है अमाइनो एसिड से और वाया ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। और रिमूव होने के बाद वो क्या करता है कि वो एंटर हो जाता है यूरिया साइकिल में। यूरिया साइकिल में किस तरह एंटर होता है कि वो पहले कंबाइन होता है कार्बन डाइऑक्साइड से और कन्वर्ट होता है कार्बोमाइल फॉस्फेट में। देन ये कार्बोमाइल फॉस्फेट कंबाइन होता है ऑर्निथिन से और कन्वर्ट हो जाता है सिट्रोलिन में। ठीक है, और ये सिट्रोलिन में कन्वर्ट होने के बाद डिफरेंट रिएक्शंस की इसके डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है यूरिया में और ऑर्निथिन में वाया द एंजाइम अर्जिनेज। ठीक है, तो दिस इज द यूरिया साइकिल। इसमें क्या होता है कि जो हमारा अमाइनो एसिड का अमाइन ग्रुप है, ठीक है, वो हाईली टॉक्सिक होता है, इसकी वजह से वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो यूरिया साइकिल एक्चुअली द सिंथेसिस ऑफ हाउ द यूरिया सिंथेसाइज इन अवर बॉडी। और ये यूरिया साइकिल क्या है? एक्चुअली दी वन ऑफ द पार्ट ऑफ अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म। तो ये था इसका। अच्छा, अब मैं तीसरा लेक्चर भी कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी। जरा एक सेकंड रुको। हमारा तीसरा लेक्चर था पोरफायरिन कंपाउंड के बारे में। ठीक है, ये हमारा पोरफायरिन के कंपाउंड के बारे में था। पोरफायरिन कंपाउंड क्या होते हैं? आमना, आप बताइए, पोरफायरिन कंपाउंड को कुछ समझ में आया? आप लोगों ने लेक्चर पढ़े थे। हेलो हेलो, आप में से किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो, आ रही है मैम। बताएं मुझे, लेक्चर आप लोगों ने पढ़े तीनों? पोरफायरिन्स क्या होते हैं? अच्छा, मेरी एक और बात सुने आप लोग, मैंने फोरम खोले हैं एलएमएस पे, 3 फोरम्स। तीनों जो 3 वीक के हमने लेक्चर कंप्लीट किए हैं, हर टॉपिक को हमने 3 लेक्चर में कंप्लीट किया है। हर 3 लेक्चर के बाद मैंने एलएमएस पे एक फोरम खोला है, बोथ इवनिंग एंड मॉर्निंग। उस फोरम में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, आप लोगों को वहां जाके उन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस के नंबर होंगे इंटरनल इवेल्युएशन में 1 मार्च। हर फोरम का 1 नंबर होगा। ठीक है, हर जूम डिस्कशन के 2 नंबर होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को वो फोरम पे जाके जवाब देना है। ये क्लास पार्टिसिपेशन में इंक्लूड होता है फोरम। ठीक है,
और दूसरा आप फोरम में जाके पार्टिसिपेट करेंगे, और दूसरा ये करेंगे कि जो है वहाँ पर आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछेंगे, सही। और कल हम लोग जो स्टूडेंट्स रह गए ना आज के जूम डिस्कशन में ऐड होने के लिए, मैं कोशिश करूंगी कि कल किसी टाइम हम LMS पे चैट कर लें। तो लेट्स सी, मैं LMS, आप लोग क्या कर लीजिएगा, मैं LMS पे अनाउंस कर दूंगी अगर हमें लाइव चैट करनी होगी वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इंटरनेट का मसला है, अगर इंटरनेट का मसला नहीं हुआ तो हम लोग चैट, लाइव चैट करेंगे। तो उस फोरम पे आप लोग जवाब जरूर दे दीजिएगा। अच्छा, ये porphyrin compounds क्या होते हैं? These are the heterocyclic compounds that are made up of four pyrrole rings. These four pyrrole rings join each other via methane bridge, ठीक है। और ये डिफरेंट एटम से सब्स्टिट्यूट होते हैं। अगर ये हीम एटम से सब्स्टिट्यूट होते हैं तो इसको कहते हैं हीम porphyrin, ठीक है। व्हाट इज द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ हीम porphyrin? मुझे कौन डिस्क्राइब करेगा हीम porphyrin की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है? फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल को छोड़े आप लोग। बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस होती है। आप लोग मुझे बस ये बताएं कि ये जो हीम porphyrin है इसकी हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी के लिए। और ये मैंने स्लाइड सामने खोल दी है, इसमें से देख के ही मुझे बताएं। कौन करेगा ये स्लाइड मुझको एक्सप्लेन कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हीम porphyrin और porphyrin कंपाउंड? मैं खुद ही नाम लेके पूछूंगी, आप में से कोई मुझे प्लीज समझाए ये कहाँ कहाँ यूज हो रहा है ये हीम porphyrin। इमरान, आप बताइए। हेलो। मैम क्या बताना है? ये जो मैंने स्लाइड शेयर की है ना, इसको पढ़ के, इसको देख के, इसको समझ के मुझे ये बताएं, ये जो हीम porphyrin कंपाउंड है, व्हाई दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी, व्हाई दीज, व्हाट इज देयर फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, व्हाट इज देयर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल का मतलब यही है कि हमारी बॉडी में ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है? मैम जी बताइए क्यों मैम इम्पोर्टेंट ये है? ऑक्सीजन स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, ठीक है। हाँ और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प कर रहे होते हैं। हाँ और इसके बाद जो है वो पराऑक्साइड की जो ब्रेकिंग हो रही होती है, उसके अंदर ब्रेक डाउन जो हो रही होती है उनकी, ठीक है। और जो जीनोबायोटिक्स होती हैं उनकी जो मेटाबॉलिज्म हो रही होती है उनमें हेल्प कर रहे होते हैं। तो हाँ, but question is this, very good answer, but question is this, how they are helping, किस तरह हेल्प कर रहे होते, किस तरह, ये सारा सब कुछ सामने, इसको देख के बताया मुझे किस तरह हेल्प करते हैं ये, ब्रेक डाउन में किस तरह हेल्प कर रहे होते हैं। जैसे पेरोक्सीडेज की ब्रेक डाउन आपने मुझे बताइए ना, किस तरह हेल्प कर रहे होते हैं, क्या मैकेनिज्म इन्हें हेल्प हेल्प करने का, how they take part in electron थ्रू एंजाइम्स। हाँ, सब कुछ सामने है और लिखा हुआ भी है। मैम थ्रू एंजाइम्स हेल्प कर रहे होते हैं। हाउ थ्रू एंजाइम, हाउ मतलब किस तरह, ये तो खुद एंजाइम नहीं है ना, ये खुद एंजाइम नहीं, क्या है हीम porphyrin कंपाउंड, क्या है, क्या है ये, किस तरह ये एंजाइम को हेल्प करते हैं? जो बताएगा उसको अभी एक अभी टू मार्क्स मिलेंगे। आमना आप बताइए, आमना अमजद आप बताइए, सोचे 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 जरा, डू ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, सोचे ये किस तरह, अगर ये 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 मेटेलिक आयन है, यहाँ लिखा हुआ है मेटेलो, ये मेटेलिक है, मेटेलिक आयन क्या कहते हैं उनको, मेटेलिक एटम जो एंजाइम को असेस करते हैं उनका वर्क परफॉर्म करने में या कैटालिसिस में, उनको क्या कहते हैं? हाँ, वो मेटेलिक एटम, मेटालो एंजाइम। नहीं, वो मेटेलिक एटम बहुत कॉमन नाम है, अगर आपने एंजाइम का चैप्टर पढ़ा है तो उसमें बहुत आपको पता होगा, क्योंकि एंजाइम के चैप्टर में ये है। एंजाइम को कौन असेस मैम करते क्वेश्चन हैं? रिपीट करें।
ये मेटेलिक एटम है, मैंने क्लू दे दिया है कि ये जो है ना हीम पोरफायरिन कंपाउंड, ये मेटेलिक एटम है, ठीक है, मेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड क्या, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इनमें एक मेटेलिक एटम है जो कि आयरन है, ठीक है। तो ये मेटॉलो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं या मेटेलिक एटम जो होते हैं, ये एंजाइम को किस तरह हेल्प करते हैं, और इनका एक नाम होता है, अगर हम एंजाइम के चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, इनका एक नाम है। मैम प्रोस्थेटिक ग्रुप। हाँ, एक और प्रोस्थेटिक ग्रुप का एक और चीज होती है, क्या होता है वो? कोफैक्टर। हाँ, वेरी गुड, को फैक्टर एक्ट करते हैं, सही है। जो 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 नॉन प्रोटीन कंपाउंड जो होते हैं ना, जो कि मेटेलिक एटम होते हैं, और वो एंजाइम को हेल्प करते हैं कैटालिसिस में, उनको कोफैक्टर कहते हैं। और जो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल जो कि मेटल नहीं होते और वो एंजाइम को हेल्प करते हैं उनकी कैटालिसिस में, उनको कहते हैं कोएंजाइम। आ रही है मेरी बात समझ में? कोएंजाइम और कोफैक्टर में क्या फर्क है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का, ठीक है। मेटेलिक को फैक्टर जो होते हैं वो मेटेलिक होते हैं, ये याद रखना है, मेटेलिक एटम होते हैं, ठीक है। मेटेनो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो एंजाइम को हेल्प करते हैं कैटालिसिस में, लेकिन जो कोएंजाइम क्या होते हैं वो नॉन मेटेलिक होते हैं। तो यहाँ पर ये हीम फॉस्फेटिक कंपाउंड क्या है, मेटेलिक है। ये मेटेलिक क्यों है, क्योंकि इसमें हीम, इसमें आयरन एटम है जो कि एक मेटेलिक एटम है। तो ये किस तरह से हेल्प करेंगे, इनका क्या नाम हुआ, फिर इनका नाम हुआ कोफैक्टर, ठीक है। तो ये एज अ कोफैक्टर एंजाइम को हेल्प करते हैं कैटालिसिस में। अपना माइक बंद कर दे प्लीज, माइक बंद कर दे। तो कोफैक्टर किस तरह हेल्प करते हैं एंजाइम को, कोफैक्टर कैटालिसिस में एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं, ठीक है, और एंजाइम को उसके जो वो होता है, सबस्ट्रेट होता है, उसको उनकी कोऑर्डिनेशन में, उनके करीब लाने में और उनकी बाइंडिंग में हेल्प करते हैं। इस तरह से क्या होता है कि जो एंजाइम होता है वो सबस्ट्रेट के करीब आ जाता है और इजीली कैटालिसिस करता है। तो ये जो हीम फॉस्फाइरिन कंपाउंड है, ये एक्ट करते हैं एज अ कोफैक्टर। ये सारे रीजनिंग क्वेश्चन पूछूंगी अगर मैंने आपका पेपर बनाया तो ये हीम फॉस्फाइरिन कंपाउंड, हाउ दे एक्ट and how they help for you can say oxygen transportation, like that they act like a cofactor, सही। ये इसका आंसर था। अब हम आगे जाएंगे। अच्छा, ये हमने पढ़ा था यहाँ पर बायोसिंथेसिस ऑफ हीम पोरफायरिन कंपाउंड, कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं हीम पोरफायरिन कंपाउंड, कौन सा अमाइनो एसिड प्रिकर्सर है इनका? कौन सा अमाइनो एसिड ऐसा एक्ट करता है एज अ प्रिकर्सर ऑफ दीस हीम पोरफायरिन कंपाउंड? हाँ ग्लाइसिन। हाँ, वेरी गुड, ग्लाइसिन एक्ट एज अ प्रिकर्सर टू सिंथेसाइज हीम पोरफायरिन कंपाउंड। और यहाँ पर मैंने दो एंजाइम बताए थे जो कि जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज हो जाती है। तो वो कौन कौन से दो एंजाइम है, इस डायग्राम, इस साइकिल को देख के मुझे बताएं। मारिया, आप बताइए। आप लोगों ने ना पढ़ते ही नहीं है, वो जो है यूट्यूब जो पे मैं देखती हूँ, आप लोग के व्यूज जाके देखती हूँ, कोई व्यूज नहीं होते वहां पर। आप लोग जो है वो यूट्यूब लेक्चर सुन के आते ही नहीं है यहाँ पर। जब आप यूट्यूब लेक्चर नहीं सुनेंगे, जब आप लोग अपने हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी जो मैंने पीपीटी प्रोवाइड की है वो नहीं पढ़ेंगे, तो आपको क्या समझ में आएगा जूम डिस्कशन में? मैंने 1000 दफा ये बोला है कि जूम डिस्कशन में पढ़कर आया करे, वीडियो लेक्चर सुन के आया करे। अब मुझे ये देख के बताएं यहाँ पर, ये मैंने बताया हुआ है वीडियो लेक्चर में, मुझे यहाँ देख के बताएं ये कौन से दो एंजाइम है जिनके वजह से जो है क्या कहते हैं डिजीज होती है, जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से। मैं नाम लेके पूछूंगी, इसलिए वो भी बता दें अभी मुझे आप। आमना, आप बताइए। आमना, आप बताइए। आमना,
हेलो, यज़ाम अली खान, आप बताइए। सबके नाम नंबर माइनस हो रहे हैं, 2 मार्क्स सबके माइनस हो रहे हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर यस रहा। मैम, क्वेश्चन रिपीट करिएगा प्लीज। ये मैंने बायोसिंथेसिस की डायग्राम शो की हुई है, ठीक है। इसमें मुझे देख के बताएं, दिस इज द डायग्राम फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ हीम पोरफायरिन कंपाउंड। ये भीम पोरफायरिन कंपाउंड सिंथेसाइज होते हैं ग्लाइसिन से, ठीक है। और इसकी सिंथेसिस में डिफरेंट एंजाइम जो है वो टेक पार्ट करते हैं। अब इनमें इन सारे एंजाइम जो यहाँ पर ब्लू कलर में शो हो रहे हैं, इनमें से कौन से ऐसे 2 एंजाइम है जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से 2 डिफरेंट डिजीज होती है। वो मुझे 2 एंजाइम बताएं और उनकी 2 डिजीज बताएं कौन कौन सी होती है। वो यहाँ साफ लिखा हुआ है, यहीं से पढ़ के बताना है आपको। लेकिन मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आपको ये पढ़ना है, साइकिल पढ़ना है कि साइकिल पढ़ते किस तरह है, बताइए। अब्दुल गफार, आप बताइए। मैम ये पीबीजी पीबीजी डीएमाइनेस और यूपीजी 3 डीकार्बोक्सिल। मैम सक्सिनाइल कोएंजाइम ए एलानिन सिंथेस। सेक्शनाइल को एंजाइम में कहाँ लिखा हुआ है, जरा मुझे आप अपना माउस घुमा सकते हैं इसके ऊपर क्या? सेक्शनाइल को है, किधर लिखा हुआ है? ये सेक्शनाइल को है एंजाइम नहीं है। देखिए यही तो चीज है, मैं देखना चाह रही हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को ये साइकिल समझ पढ़ना भी आती है नहीं। जब तक ये साइकिल आप लोगों को पढ़ना नहीं आएगी ना कि कहाँ से हमें किस तरह पढ़ना है, इसमें कौन सा एंजाइम है, कौन सा इसमें इंटरमीडिएट है, आप नहीं पढ़ सकेंगे मेटाबॉलिज्म। ये सक्सेनाइल को ए इज नॉट एन एंजाइम, दिस इज दी रिएक्टेंट, ठीक है। मतलब रिएक्टेंट क्या होते हैं, देखिए एंजाइम वो होता है जो एरो के ऊपर होता है, ये बात मेरी याद रखिए हमेशा। किसी भी साइकिल में एरो के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है ना, वो एंजाइम है। सही। यहाँ पर जितने भी ब्लू कलर में है एरो के ऊपर नाम लिखे हुए वो सारे एंजाइम है। और दूसरी बात ये है, एंजाइम को मैंने आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका बताया था, वो मुझे कौन बताएगा? एक दूसरा तरीका है जिससे आप एंजाइम को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा एंजाइम है साइकिल में। आप बताइए। मैम जो ए लगा हुआ था लास्ट में सिंथेज लाइक, दोबारा बताइए मैम आवाज। ए एस ई आएगा लास्ट में एस। यस हाँ एज जो लगा हुआ था लास्ट में, जैसे सिंथेज हो गया या डियामाइनेज हो गया। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से अभी पूछा कि इस साइकिल को पढ़ के बताएं, क्योंकि मैं ये सिर्फ ये देखना चाह रही हूँ कि आप लोगों को साइकिल को पढ़ना आया है कि नहीं आया, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी नहीं आया। तो ये मुझे किसी ने जवाब दिया कि ये सक्सेनाइल को है, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से, दिस इज नॉट एंजाइम। आपके इसी तरह के क्वेश्चन होंगे एग्जाम में। अगर एग्जाम में ये पूरी साइकिल की डायग्राम आ जाएगी और उसमें ये अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस साइकिल के ना लिस्ट बनाए कौन कौन से एंजाइम ने इस साइकिल में काम किया है या कौन कौन से एंजाइम इस साइकिल में इन्वॉल्व थे, तो आप लोगों को तो ये गलत लिख रहे होंगे ये सक्सिनाइल कोए एंजाइम है, ये मेलमेनॉल अमीनो अमीनोल एल्विलेनिक एसिड एंजाइम है, दीज आर नॉट एंजाइम। एंजाइम आप कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एंजाइम को? एंजाइम को सबसे पहले आपको ये देखना है, जो एरो होगा ना, सबसे पहले तो जो एक वो तरीका है ना, एकेडमिक वे है, या फिर आप ये कह लें कि जो एजुकेटेड गैस है, ठीक है, वो ये है कि हर एंजाइम का के आखिर में ए एस ई होगा, ठीक है। तो जो भी नाम ए एस ई पे खत्म होगा वो एंजाइम होगा, ठीक है। एक चीज है पहचानने की है। दूसरी चीज क्या होगी, जो भी नाम एरो के ऊपर लिखा होगा, एरो के ऊपर लिखा होगा और उसमें ए एस ई होगा, वो एंजाइम होगा, ठीक है। और जिस तरह ये एरो बना के ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और को एस एच लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ये वाले दोनों चीजें जो है वो ये ग्लाइसिन ने रिएक्शन किया है सक्सिनाइल कोए से, ये दोनों रिएक्टेंट थे, ठीक है। और इसमें हेल्प किया है इस एंजाइम ने जो कि एरो के ऊपर लिखा है। और इन दोनों ने जब रिएक्शन किया है तो इस एंजाइम की मदद से, हेल्प से, ये जो दोनों चीजें हैं कार्बन डाइऑक्साइड और कोए एसिड, ये रिलीज हो गया है इन दोनों रिएक्टेंट में से।
तो साइकिल को पढ़ने का तरीका ये है, ठीक है। क्या किस तरह आप पढ़ेंगे कि जो एरो से पहले होंगे वो रिएक्टेंट होंगे, ये बात सबसे पहली इंपॉर्टेंट है। जो एरो के बाद होंगे वो प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। जो एरो के नाम ऊपर लिखा हुआ होगा और उनमें ए ऐसी होगा वो एंजाइम होगा। एरो के ऊपर तो ये भी लिखा हुआ है ग्लूकोज, हाइमन, बार्बिट्यूरेट, बट दीज आर नॉट एंजाइम, ठीक है, क्योंकि इनमें ए एस ई नहीं है। ए एस ई किसमें है? एला सिंथेस में, तो ये एंजाइम हो गया। जो एरो में से इस तरह दिखाया हुआ होगा कि एक एरो में से दूसरा एरो मतलब निकल रहा होगा डाउनवर्ड, ठीक है, या अपवर्ड, ठीक है, तो उसका मतलब है कि इन दोनों में से रिएक्शन में से इस एंजाइम ने इन दोनों एटम्स को या इन दोनों मॉलिक्यूल्स को रिमूव किया है। और अगर कहीं पर इस तरह का एटम होगा, इस तरह का एरो होगा जो इस एरो के अंदर जा रहा होगा, ठीक है, इस तरह जैसे एरो का पॉइंटेड जो एंड है, एरो हेड है वो यहाँ है ना, बाहर की तरफ है, तो इसका मतलब है रिमूव हो रहा है। अगर ये एरो हेड अंदर की तरफ होगा, ठीक है, ऊपर वाले एरो में, तो इसका मतलब है ये दोनों एटम, ये जो दोनों रिएक्टेंट हैं इनमें जाके ऐड अप हो रहे हैं और सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, तो इसकी वजह से ये वाला सही है, इसकी वजह से ये वाला प्रोडक्ट बना रहे, सब्स्टिट्यूट हो रहे, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। अब देखें, अब मुझे ये बताए कोई, ये वाला रिएक्शन हम लेते हैं, ये वाला हाइड्रोक्सी मिथाइल वैलीन से यूरो यूरोफायरोनाजिन 3, इसमें बताएं रिएक्टेंट कौन सा, प्रोडक्ट कौन सा, एंजाइम कौन सा है। अच्छा, एक और चीज, अगर कहीं पर माइनस लिखा हुआ होगा ना तो इसका मतलब है ये भी रिमूव हो रहा है, और अगर इस तरह एरो के नीचे प्लस लिखा हुआ है और वाटर या कोई एटम लिखा है, इसका मतलब है ये इसमें ऐड हो रहा है। किसमें ऐड हो रहा है? इसमें, इस वाले में, रिएक्शन में ऐड हो रहा है, तो ये प्रोडक्ट में आखिर में एडिशन हो गई है। तो अब मुझे कोई ये वाला रिएक्शन को डिफाइन करें, कौन सी रिएक्शन है, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा एंजाइम है, क्या ऐड हो रहा है, क्या रिमूव हो रहा है, कौन explain मैम करेगा? हाइड्रोक्सी मिथाइल विलेन जो है वो रिएक्टेंट है, और हाँ उसके बाद जो है एंजाइम जो GP3 सिंथेज है और हाफ वाटर रिमूव हो रहा है, हाँ और उसके बाद जो है वो यूरोप्रोफायरोनोजिन 3 जो है वो प्रोडक्ट है हमारा। हाँ, वेरी गुड। तो इस तरह से आपको साइकिल जो पढ़नी की ना, और हर साइकिल में जितनी भी मैंने पढ़ाया है लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उनकी सिंथेसिस में मैंने जितनी भी साइकिल्स पढ़ाई हैं उन सब को पढ़ने का ये एक सेम तरीका है, आपको इसके अंदर मेथड याद रखना है। अब मुझे कोई ये समझाए ये वाला रिएक्शन, इसमें से ये वाला प्रोपोबिलिनोजिन से हाइड्रोक्सी मिथाइल वैलीन, इस वाले रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन है, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा एंजाइम है, क्या चीज रिमूव हो रही है, क्या चीज ऐड हो रही है, और क्या हो रहा है, मुझे कोई समझाए, अभी दिमाग में कौन समझाएगा? मैम इसमें जो पोर्फोबिलिनोजिन है वो रिएक्टेंट है, हाँ पीबीजी डीएमाइनेज जो है वो एंजाइम है, हाँ और और जो प्रोडक्ट है वो हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलीन है, हाँ, और 4NH3 जो है उसकी साइड प्रोडक्ट है, साइड यानी प्रोडक्ट नहीं उस है, रिमूवल हो रही है, ठीक है, ये रिमूव हो रहा है। अब यू कैन से साइड तो मैम प्रोडक्ट, यहाँ पे माइनस। नहीं, लिसन टू मी, यू कैन से साइड प्रोडक्ट या मीन्स एक मतलब बाय प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, लेकिन जो असल में क्या दिखाता है, ये एरो जो निकल रहा होता है ना बड़े वाले एरो में से, ये दिखा रहा होता है कि ये जो एटम जो भी कुछ यहाँ लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ लिखा है तो इसका मतलब है ये रिलीज हो रहा है इस वाले रिएक्टर में से, ठीक है। और अगर ये एरो हेड इस एरो के अंदर जा रहा होगा, क्योंकि हमने पिछले बहुत सारे रिएक्शन अभी मेरे पास नहीं है, आप लोग देखिएगा पिछली वाली साइकिल, उसमें कुछ एरो हेड ऐसे होंगे जो वो इस एरो हेड में जा रहे होंगे, सही, तो इसका मतलब होता है ये इसमें ऐड हो रहा है, इस वाले में ऐड हो रहा है। अब मुझे ये बताएं, या अच्छा, जो डिजीज होगी ना वो यहाँ नीचे लिखी होगी, और अगर कोई डिजीज यहाँ नीचे एरो के नीचे लिखी हुई है, सही है, तो इसका क्या क्या मतलब है कि एरो के ऊपर जो एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये नीचे जो डिजीज लिखी है वो हो रही है। तो यहाँ पर कौन सी डिजीज लिखी है? यहाँ लिखी है एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया, यहाँ लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये जो डिजीज है ये हो रही है किस एंजाइम की वजह से, ये जो एंजाइम पीजीडी डीएमाइनेज ऊपर लिखा है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है, ठीक है।
तो इस तरह से हम डिजीज को, जब भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, मैंने क्वेश्चन पूछा था ना कौन कौन से एंजाइम है जिनकी वजह से डिजीज हो रही है, तो ये है एंजाइम, ये वाला एंजाइम है, इसके नीचे डिजीज लिखी है, इसका मतलब है ये डिजीज इस एंजाइम की वजह से हो रही है। और आप मुझे बताएं अब दूसरी डिजीज कहाँ हो रही है और कौन सी एंजाइम की वजह से हो रही है। मैम यूजीपी 3 डिकार्बोक्सिलेज से जी हाँ, ये वाली देखिए यहाँ लिखा है कौन सी डिजीज हो रही है। पोर्फायरिया क्यूटेनिया टार्डा। हाँ, ये अब आप लोगों को समझ में आ गया ना। इस तरह से बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर किसी को ये नहीं आई समझ में। बेसिक मतलब ये है, कोई शाय होने की जरूरत नहीं है कि हमें समझ में नहीं आ रहा, ये इतना मुश्किल है। ये बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। इसमें सिर्फ ये साइकिल सामने बनी होगी और सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ, बस आपको देख देख के समझना है। और किस तरह समझना है, दो दो रिएक्टेंट है, ठीक है। एरो से पहले जो भी दो चीजें होंगी या एक चीज होगी वो रिएक्टेंट होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर दो या तीन रिएक्टेंट है और इनके बीच में प्लस प्लस लिखा है, तो इसका मतलब है इन तीनों की या दो की कंडेंसेशन हो रही है, ठीक है। और कहीं पर अगर सिर्फ एक ही है तो इसका मतलब है कोई कंडेंसेशन नहीं हो रही, सिर्फ एक रिएक्शन है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे कि हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं। यहाँ सिर्फ एक ही है ना रिएक्शन जो कन्वर्ट हो रहा है इसमें, ठीक है। 5 अमीनो लेवोलेनिक एसिड है जो कि कन्वर्ट हो रहा है प्रोफोबिलिनोजिन में, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही है। अगर यहाँ पर प्लस होता और एक और दूसरा होता तो इसका मतलब होता ये उन दोनों की कॉम्बिनेशन हो रही है, और हम अपने बायोकेमिस्ट्री की लैंग्वेज में कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। तो दो की कंडेंसेशन हो रही है जैसे यहाँ हो रही है। अगर यहाँ पर प्लस करके एक और होता, यहाँ पर ग्लाइसिन प्लस सक्सिनाइल को ए प्लस अनदर मॉलिक्यूल होता, तो इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पर 3 की कंडेंसेशन हो रही है। तो ये सब चीजें देखनी है यहाँ पर ना, इस तरह से ये पढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज, अगर एरो के नीचे माइनस का साइन लगा होगा और कोई मॉलिक्यूल लिखा होगा तो इसका मतलब है वो रिमूव हो रहा है। एरो के नीचे अगर प्लस का साइन लगा होगा और कोई चीज एटम लिखा होगा या कोई मॉलिक्यूल लिखा होगा, इसका मतलब है वो ऐड हो रहा है, ठीक है। और अच्छा, ऐड होना और रिमूव होने का क्या मतलब है कि रिएक्टेंट में हमेशा कोई भी चीज ऐड होगी तो वो प्रोडक्ट बनाएगी। अगर यहाँ पर UBG3 सिंथेज एंजाइम है और यहाँ नीचे एरो के नीचे लिखा है माइनस वाटर, ठीक है, माइनस वाटर लिखा है ना, तो इसका क्या मतलब है, ये कहाँ से रिमूव हो रहा है, रिएक्टेंट में से। हमेशा जो एडिशन या रिमूवल होगी ना वो रिएक्टेंट में से होगी, क्योंकि जब रिएक्टेंट पे कोई चीज होती है, कोई काम होता है बाय एंजाइम, कोई रिएक्टेंट पे कोई एक्शन करता है, उसकी वजह से उस रिएक्टेंट में से कुछ रिमूव होता है या ऐड होता है और उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिलता है। प्रोडक्ट जो होता है वो मॉडिफाइड वर्जन होता है ऑफ रिएक्टेंट। तो आपको ये याद रखना है कि जो भी चीज ऐड हो रही होगी या रिमूव हो रही होगी ना, तो वो हो रही होगी रिएक्टेंट में। अगर मैं यहाँ पर कहूँ फॉर एग्जाम्पल, ये है दिस 4 कार्बन डाइऑक्साइड, ये 4 कार्बन डाइऑक्साइड UBG3 डिकार्बोक्सिलेज ने रिमूव किए, कहाँ से किए, यूरोप्रोफाइनोजिन 3 में से किए या कॉप्रोपोरफाइरिनोजिन 3 में से किए, मुझे आंसर दें, किसमें से किया है इसने। मैम यूरोप्रोफायरोनोजिन 3 से किया है। हाँ, वेरी गुड। हमेशा ये याद रखना है कि माइनस का साइन होगा या प्लस का साइन होगा और कोई एटम लिखा हुआ होगा किसी एरो के नीचे, तो इसका मतलब है वो रिएक्टेंट में से रिमूव होगा, नॉट प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में से ऐड होगा या रिमूव होगा तो इसकी वजह से ही प्रोडक्ट बनेगा, सही। और एक और चीज यहाँ पर आप लोग देखिए, इस साइकिल में लिखा हुआ है, एक छोटा सा एरो बना हुआ है एंजाइम के ऊपर, ठीक है, और वहां पर लिखा हुआ है नेगेटिव का साइन और ऊपर लिखा है लीव। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, लीव का ऑलवेज मतलब होता है कंपाउंड, ठीक है। लीव का मतलब होता है अवर ड्रग, सही। तो हमारा जो ड्रग है और कंपाउंड है वो क्या कर रहा है, इस एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है। अगर ये नेगेटिव लिखा हुआ है तो इसका मतलब है जो ड्रग और कंपाउंड जो है वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है। अगर पॉजिटिव लिखा है, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर बार्बिट्यूरेट लिखा हुआ है और पॉजिटिव का साइन लिखा हुआ है और एरो बना हुआ है और एरो जो है वो एंजाइम पे जा रहा है, तो इसका क्या इंडिकेशन है कि एला सिंथेज एंजाइम का ये जो बार्बिट्यूरेट ड्रग्स है ये इसके इंड्यूसर है। पॉजिटिव का मतलब होता है इंड्यूसर, यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हांस कर रहे हैं,
और नेगेटिव का मतलब होता है इनहिबिटर, यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करे। तो अगर कोई एंजाइम बना हुआ है, लिखा हुआ है एंजाइम का नाम, और उसके ऊपर कोई भी कंपाउंड या कोई भी ड्रग लिखी हुई है या लीड लिखा हुआ है, सिर्फ लीड लिखा है, लीड का मतलब है हमें नहीं पता यहाँ कौन सा कंपाउंड है, कोई भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लीड की जगह यहाँ पर ड्रग का नाम लिखा है, क्या लिखा है, क्लास ऑफ अ ड्रग बार्बिटूरेट्स, और एक पॉजिटिव साइन बना हुआ है, ठीक है, और ये पॉजिटिव साइन कहाँ जा रहा है, एंजाइम के ऊपर, इसका मतलब है ये बार्बिटूरेट्स इज अ इनहांसर ऑफ दिस एंजाइम और इंड्यूसर ऑफ दिस एंजाइम। अब मुझे ये कोई बताए, यहाँ पर ऊपर हाइमन लिखा हुआ है, ठीक है, हीमन, और हीम प्रोफाइलिंग कंपाउंड को हीमन भी कहते हैं, यहाँ पर लिखा है हीमन और ग्लूकोज, ठीक है, तो और यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, और ये नेगेटिव का साइन एरो पे बना है, ये एरो एंजाइम पे जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है, ये हीमन क्या कर रहा है और ग्लूकोज क्या कर रहा है यहाँ पर इस एंजाइम पर, इनहिबिट कर रहा है एंजाइम। हाँ वेरी गुड। तो हाँ, आप लोगों को ये आराम से, अगर कोई मैं साइकिल आपको एग्जाम में बना के दे दूँ और मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूँ ना, ये बना के दे दिया ये रिएक्शन, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ग्लाइसिन प्लस सक्सेनाइल को है, और फिर एरो, फिर 5 अमीनो लेब्यूलेनिक एसिड, ये मैंने आपको सिर्फ ये सब रिएक्शन का दे दिया, यहाँ पर एंजाइम ऊपर लिख दिया, यहाँ पर ये मैंने एक एरो बना के कार्बन डाइऑक्साइड को एस लिख दिया, रिमूव हो रहा है, ठीक है, यहाँ बारबिटूरेट लिख दिया, ह्यूमस लिख दिया, ग्लूकोज लिख दिया, और मैंने ये रिएक्शन दे दिया, और मैंने आप ये कहा कि आप लोग ये मुझे बताएं कि इस रिएक्शन को जो है वो मैकेनिज्म डिफाइन करें, तो आप बहुत इजीली कर लेंगे और इसी तरह के ही क्वेश्चन होंगे। किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे पूछा था कि मैडम क्वेश्चन कैसे होंगे एग्जाम में, तो इसी तरह के होंगे, क्योंकि आपको ये साइकिल पढ़ना चाहिए, बेसिक ये है कि आपको साइकिल किस तरह अंडरस्टैंड करना आ रही है, तो आपको यहाँ क्या किस तरह लिखना है कि ग्लाइसिन will condense with succinyl-CoA with the help of enzyme Eller synthase and will convert into 5 amino levulanic acid, that is a intermediate of heme porphyrin biosynthesis, and during this means biosynthesis of this compound, carbon dioxide will be removed from the succinyl-CoA and the glycine, and then this step can be inhibited via the barbiturate enzyme, barbiturate compounds or barbiturate class of a drug. These enzymes can be enhance its activity or can be produce the product 5 amino malvanonic acid more efficiently by the help of the drug that is barbiturate, or the production of 5 amino malvalonic acid can be inhibited by humin or glucose। तो आप लोगों को समझ में आ गया ये किस तरह डिफाइन करते हैं, किस तरह डिस्क्राइब करते हैं, तो इस तरह से छोटे छोटे स्टेप्स को आप लोग इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर आपको साइकिल पढ़ना आती हो तो, ठीक है, तो ये सारा है अबाउट हाउ आपको साइकिल किस तरह से पढ़ेंगे। तो ये था पूरा आज के लेक्चर के बारे में। अच्छा, अब ये वाली स्लाइड मैंने खोली है, अब मुझे इस स्लाइड को आप लोग देख के थोड़ा समझाएं। ये देखें कि यहाँ से एरो जो है ना, एरो निकल रहा है, तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, कोई मुझे समझाएगा? हेलो हेलो हेलो, किसी को आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम, आ रही है। जी, इस साइकिल को मुझे समझाएं, ये कैटाबॉलिज्म की है, किस तरह से हीम कैटाबोलाइज होता है बिलिरुबिन में। कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं? हीम ऑक्सीजनेज और बाइलवर्डन रिडक्टेज। हाँ, ये दो एंजाइम होते हैं। हीम ऑक्सीजनेज क्या Yes, करता है, हीम को बाइलवर्डिन में कन्वर्ट करता है, एंड बाइलवर्डिन रिडक्टेज बाइलवर्डिन को बिलिरुबिन में कन्वर्ट करता है, बाइलवर्डन में कन्वर्ट। ठीक है। तो अगर किसी एंजाइम के सामने ऑक्सीजनेज का नाम हो तो इसका क्या मतलब है, कौन सा रिएक्शन होगा? हाँ, कौन सा रिएक्शन? अब्दुल गफार आप बताइए, ऑक्सीजनेज एंजाइम है,
तो वो कौन सा रिएक्शन कर रहा होगा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हाँ, ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम अगर कहीं है ना, तो इसका मतलब है वो बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कर रहा है। ये छोटी छोटी बातें जो आप लोग को पता होना चाहिए, मतलब ये कोर्स पढ़ने के लिए और एग्जाम के लिए। ऑक्सीडो रिडक्टेज कहीं एंजाइम होगा, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों कर रहा है। जहाँ पर सिर्फ ऑक्सीडेज एंजाइम होगा, फॉर एग्जांपल हीम ऑक्सीडेज, इसका मतलब है वो सिर्फ ऑक्सीडेशन कर रहा है। जहाँ पर सिर्फ रिडक्टेज एंजाइम होगा, बिलावर्डिन रिडक्टेज या ओनली रिडक्टेज लिखा होगा, कोई एंजाइम का नाम नहीं लिखा होगा, सिर्फ रिडक्टेज लिखा होगा, तो इसका मतलब है वो रिडक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर हीम ऑक्सीडेज लिखा है, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन हो रही है इस स्टेप में। ठीक है, और ऑक्सीडेशन में कौन कौन सी चीजें यूज हो रही है? NADPH जो कि है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी में, उसमें से क्या रिलीज हो रहा है? ऑक्सीडेशन क्या है? रिलीज ऑफ ऑक्सीजन और रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। तो आप यहाँ देखें, ये जो NADP है ये रिलीज हो गया, रिलीज कर रहा है अपना हाइड्रोजन और कन्वर्ट हो रहा है NADP में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। और बालवर्डिन रिडक्टेज ये क्या करा रहा है? रिडक्शन करा रहा है। रिडक्शन क्या है? ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सही, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम ऐड हो रहा है, तो ये बालवर्डिन बिलियरुबिन में कन्वर्ट हो रहा है। So this is about our today's Zoom discussion। और मॉर्निंग इवनिंग वाले जो है ना, उनका थोड़ा सा Zoom डिस्कशन रह गया, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम था व्हाट्सएप में। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि इवनिंग वालों के लिए वैसे मैंने अलग से वो कर दिया है, रिकॉर्ड कर दिया है, मैं उसको भी LMS पे अपलोड कर दूंगी। तो आप लोगों का अगर कांटेक्ट हो जाए ना, मेरा 1-2 दिन में हो जाएगा व्हाट्सएप ठीक। एक्चुअली मेरा मोबाइल खराब हो गया, उसमें सारा व्हाट्सएप सबके नंबर पे। तो मेरा आप लोगों से अगर मॉर्निंग वालों की इवनिंग वालों की बात हो, तो काइंडली उनको बता दीजिएगा कि ये LMS में मैंने दोनों जूम डिस्कशन डाल दिए, तो वहाँ से दोनों जूम डिस्कशन कर लें। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट अवर फ्री लेक्चर ऑफ दिस वीक। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे काइंडली पूछ लेना आप। हेलो, यस मैम। किसी को कोई बात समझ में नहीं आई है तो पूछ ले। सबको सबको समझ में आया है? सबको सबको समझ में आया है? अभी पूछ लो, क्वेश्चन पूछो, अभी सबको सबको समझ में आया है तो। अगर मैं पेपर बनाऊंगी तो उसमें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे जो मैं अपने YouTube के लेक्चर के बीच में बनाती हूँ, इसलिए मेरे YouTube के लेक्चर जरूर पढ़ें और जरूर सुने। आप लोग अभी लेक्चर नहीं सुनते, एग्जाम्स के एंड में आप लोग क्या करेंगे? सिर्फ बैठ के जो है ना PPTs पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होगा? जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताती हूँ ना अपने YouTube के लेक्चर में और ड्यूरिंग जूम डिस्कशन में, वो स्किप हो जाएंगे। और जो पेपर होगा और दैट वाज बेस्ड ऑन दी ऑल दैट कॉन्सेप्ट्स जो कि मैं यहाँ डिस्कस करती हूँ जूम में और यूट्यूब पे बताती हूँ। ठीक है, तो ये जरूर आप लोग यूट्यूब के लेक्चर सुने और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करें कि कौन सा एंजाइम के आखिर में कौन सा नाम होता है, तो वो कौन सा एंजाइम होता है, और रिएक्शन के स्टेप्स किस तरह पढ़ते हैं, साइकिल किस तरह पढ़ते हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। मुझे कोई क्वेश्चन पूछे, किसी को कुछ समझ में आया है या मैं क्वेश्चन पूछ लूँ? सबको सब कुछ आया है, तो इसका मतलब है मुझे पूछना चाहिए आप लोगों से क्वेश्चन, है ना? हेलो हेलो, यस मैम। सबको सबको समझ में आया है, तो इसका मतलब है मुझे सबसे क्वेश्चन अभी और पूछना चाहिए, सब आंसर देंगे, है ना? अच्छा, मुझे ये बताइए कि ना जूम पे मैंने फोरम ऐड करे हैं, वो फोरम खुले रहेंगे आपके जब तक कि आपका ये 2 दिन तक मैं खोल के रखूंगी, फोरम ओपन रहेगा, सेशन ओपन रहेगा LMS पे। काइंडली कम्युनिकेट कर दें सबको कि काइंडली जो है ना फोरम पे जाके जो मैंने क्वेश्चन किया उनके आंसर दे आप लोग। और मैं एक चैट ऑप्शन भी खोलूंगी, आज रात तक खोल दूंगी LMS पे चैट ऑप्शन, तो वहाँ मैं कुछ क्वेश्चन वहाँ पर भी पोस्ट करूंगी, उसकी भी आंसर दें।
और आपको कोई क्वेश्चन पूछने हो तो वो मुझसे पूछें। उसकी वजह ये है, ये जूम डिस्कशन, ये क्या कहते हैं, फोरम डिस्कशन एंड चैट डिस्कशन, ये सब जो है आपका क्लास एक्टिविटी में इंक्लूड होते हैं और इन सब के मार्क्स होंगे, जो आपके फाइनल मार्क्स होते हैं ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ आपका जूम डिस्कशन, ऑन द बेसिस ऑफ आपकी क्लास पार्टिसिपेशन और ऑन द बेसिस ऑफ आपकी चैट, लाइव चैट पार्टिसिपेशन। ठीक है, और आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनके अच्छे मार्क्स पिछले वाले कोर्स में सिर्फ इसलिए आए हैं कि उनके जो है इन लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया था क्लास एक्टिविटीज में। So only listening the YouTube video is not enough. Only reading the PPTs or soft copies of the lecture is not enough. You have to participate in your class. Or how you will participate in your class? You have to participate for Zoom, for Zoom discussion, for interactive session in the form of the forum on LMS and in the form of live chat on LMS. ठीक है, तो ये मेरा मैसेज आप सब लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। तो आप जूम डिस्कशन हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, और फिर इंशाल्लाह अगले जूम डिस्कशन में मिलेंगे। तो अगले जो 3 लेक्चर हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करके आइएगा। और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, यही टाइम है समझने का। ड्यूरिंग एग्जाम कोई आप लोगों को एक दूसरे को भी नहीं बताएगा और खुद भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अभी एटलीस्ट जब आप आया करें जूम डिस्कशन में तो साइकिल्स को देख कर आया करें, मेरे वीडियो लेक्चर सुन के आया करें और उसमें देखा करें कि कौन सी स्टेप जो है आपको नहीं आ रहा पढ़ना या कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही। जैसे अभी एक स्टूडेंट से मैंने क्वेश्चन पूछा था तो उसने मुझे आंसर गलत दिया कि ये वाला एंजाइम है, क्योंकि ये आप लोग की अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं थी। तो ये उस वक्त क्लियर नहीं होगी जब तक आप जूम में नहीं बातें करेंगे मुझसे आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आप लोग को याद रखना है ये सब कुछ। और नेक्स्ट डिस्कशन तक अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, Yes. अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।